हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर पिछले 2-3 वीडियो से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट हर ब्रांच में इसका यूज़ होता है। तो ये कॉमन टॉपिक है। मैथ्स में भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। इसके बिना इंजीनियरिंग कहीं कहीं जाके समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम हमें मैथ्स की तरफ से चाहिए ही चाहिए इंजीनियरिंग को समझने में। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होने की वजह से इस टॉपिक को समझाने में जितने भी मेरे एग्जाम्पल्स होंगे सब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही होंगे बेटा, बट ये एक कॉमन टॉपिक है सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। लास्ट 2 वीडियो से मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था। आज मैं आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने जा रही हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सपेंशन है। 2 डायमेंशनल पोलर सिस्टम क्या था? एक्स और वाई एक्सिस जो होती है, चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच में आप कोऑर्डिनेट्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई के अलावा। वो होता है रेडियस और एंगल। रेडियस आपकी रो हो गई और एंगल। तो अगर मुझे इस पॉइंट को समझाना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, वो रो हो गई, और ये रेडियस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट का स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफाई हो जाता है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रो और फाई 2 डायमेंशन से उसी पॉइंट की लोकेशन स्पेसिफाई हो जाती है। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक 3rd डायमेंशन और ऐड कर देते हैं, हाइट। मतलब इस सर्कल को अगर मैं हाइट दे दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा, इस सर्कल को अगर मैं हाइट दे दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो बस वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे बेसिक ये चीज़ कि किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं सिलेंडर के टॉप सरफेस पर, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर, वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं सिलेंडर के टॉप सरफेस पर। तो माना कि ये एक पी पॉइंट है जो कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर के टॉप सरफेस पर लोकेटेड है। सारी चीज़ें अभी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की ज़रूरत होती है। ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो नेचुरली यहाँ पर 3 एक्सेस होंगी, 3 डायमेंशंस होंगे, और उन एक्सेस और डायमेंशंस की मदद से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेफरेंस में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ पाते हैं। तो वही उसी के रेफरेंस पर मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया है। सिलेंडर के टॉप पर मैंने पी पॉइंट बताया है, और ये कहा अभी तक कि पी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो 3 डायमेंशंस होते हैं रो, फाई और जेड। रो क्या है? रो है इस पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, मतलब आपको दिख पा रहा होगा इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो पी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है रो, जो कि लेंथ है बेटा। पहला कोऑर्डिनेट लेंथ है। सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है फाई। फाई कैसे मैं समझूँ कहाँ है? तो पी पॉइंट से जब हम एक्स वाई प्लेन पर क्यू पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो पी क्यू लाइन जो है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पर? एक्स वाई प्लेन पर। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर क्यू पॉइंट है। जैसा कि अभी तक एग्जाम्पल लेके मैं बताती थी, एक्स एक्सिस प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड है, ये मेरा वाई जेड प्लेन है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जो प्लेन है ये जेड एक्स प्लेन है, ये जो प्लेन है पैरेलल टू द फ्लोर ये एक्स वाई प्लेन है, और प्लेन ऑफ द बोर्ड जो है वो वाई जेड प्लेन है। अब पी पॉइंट यहाँ लाई करता है, तो एक सिलेंडर मैं एज्यूम कर रही हूँ। वो सिलेंडर आधा बोर्ड के आगे है, आधा बोर्ड के पीछे है बेटा। पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है,
तो P का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी z एक्सिस से होगा वो उसका रो डायमेंशन हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो कि रो से स्पेसिफाई होता है। तो डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट फ्रॉम द z एक्सिस इज नोन एज फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट, दैट इज रो। फिर P को मैंने एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉप कर लिया, तो ये मुझे Q पॉइंट मिला एक्स वाई प्लेन पर, ये वाला Q पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से जोड़ देती हूँ तो ये एक लाइन मिली मुझे OQ। अब मैं इस फाई सेकेंड डायमेंशन को ऐसे समझा सकती हूँ कि OQ लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है वो मेरा सेकेंड डायमेंशन हो जाएगा P पॉइंट का। या फिर P पॉइंट ये है, Q ड्रॉप किया तो PQ लाइन हो गई, Q से O को जोड़ दिया, O से मैं यहाँ पर पहुँच गई जो कि C पॉइंट है, और C कहाँ है, P से परपेंडिकुलर z एक्सिस पर ड्रॉप करते तो ये पॉइंट हमारा C पॉइंट हो जाता है, और ये जो CP लेंथ है यही आपकी रो है। फिर से मैं बता दूँ, C जो है P पॉइंट का परपेंडिकुलर z एक्सिस पर, CP लेंथ जो है वो रो है। अब मेरे पास एक प्लेन है, लास्ट वीडियो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बताया था, मेरे पास एक प्लेन है, वो है OQ P और C। ये मेरा पूरा रेक्टेंगुलर प्लेन है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेन ZX प्लेन के साथ जितना एंगल बना रहा है वो आपका फाई एंगल होगा। मैंने फाई एंगल दो तरीके से बताया। P पॉइंट जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो है, डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, सेकेंड कोऑर्डिनेट उसका फाई है। फाई को मैं ऐसे स्पेसिफाई कर रही हूँ कि P को मैंने ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पर तो मुझे Q पॉइंट मिल गया। Q को मैंने O से जोड़ दिया ओरिजिन से, तो OQ लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो फाई एंगल है। या फिर P को जब मैंने ड्रॉप किया Q पे तो PQOC ये जो पूरा प्लेन है, ये प्लेन ZX प्लेन के साथ जितना एंगल बना रहा है वो कितना हो जाएगा, आपका फाई एंगल हो जाएगा। इस तरीके से फाई एंगल को समझ सकते हैं। ठीक, अब मैं ये भी बता दूं कि फाई एंगल हमेशा मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसके मेजरमेंट की डायरेक्शन यही होगी बेटा, याद रखना, मुझे यूनिट वेक्टर समझाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम फाई एंगल ऐसे नहीं, उल्टा नहीं मेजर करेंगे, हम फाई एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस ही मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ऐसे मेजर करने जाएंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा एंगल। अब इसके साथ साथ हम ये समझे थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, Z। थर्ड कोऑर्डिनेट P पॉइंट का थर्ड कोऑर्डिनेट Z है, तो Z मीन्स हाइट अबाउ द एक्स वाई प्लेन। P पॉइंट की कितनी हाइट है अबाउ एक्स वाई प्लेन, वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट Z हो जाएगा। ये Z सिमिलर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो Z कोऑर्डिनेट था वैसे। तो किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे रो, फाई और Z ये तीन डायमेंशंस लगेंगे, जिसमें से दो डायमेंशंस जो है वो लेंथ है और एक डायमेंशन एंगल है। कहाँ कहाँ ये डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं वो अभी मैंने समझाया। अब इनकी रेंजेस क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो कैसा मेजर हो रहा है उसकी रेंज समझना है। तो P पॉइंट यहाँ है, तो रो जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द Z एक्सिस है। डिस्टेंस फ्रॉम द Z एक्सिस, अगर मैं इसको Z एक्सिस बोलूँ, P पॉइंट यहाँ है तो ये रेडियली आउटवर्ड डिस्टेंस हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट P पॉइंट का ये हो गया। अगर P पॉइंट इतना दूर है तो उस P पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर Z एक्सिस पर ड्रॉप किया तो ये रेडियली आउटवर्ड हो गया रो उस पॉइंट का। अगर यहाँ पर मेरा P पॉइंट लाई करता है तो P पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ Z एक्सिस पे तो मेरा रो ये वाला हो गया। मतलब रो हमेशा Z एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड ही होगा। मतलब रो की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, कोई भी पॉइंट लाई कर सकता है Z एक्सिस पर, तब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो जो होगा वो 0 होगा। या कितनी भी दूर हो सकता है Z एक्सिस से, तो वो उसका रो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो कितना हो सकता है, रेडियली आउटवर्ड कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक। तो रो की रेंज क्या होगी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी। रो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा बेटा, ठीक है। डायरेक्शन में मैं बात कर सकती हूँ निगेटिविटी की, पर रो की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो, वो कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होती है बेटा, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक,
सेकेंड कोऑर्डिनेट फाई है। अभी मैंने बताया कि फाई हमेशा हम मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बेटा मैं कभी भी समझाऊंगी तो मैं ऐसा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा फाई मेजर होगा। अगर पी पॉइंट बोर्ड के पीछे एग्जिस्ट करता है तो मेरा फाई एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर एग्जिस्ट करता है एक्स वाई प्लेन के ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मेरा जो फाई एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। और जहाँ मैं खड़ी हूँ एक्स वाई प्लेन के ऊपर, अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, कोई भी पॉइंट लेती हूँ, तो वो पॉइंट के लिए फाई जो होगा वो ग्रेटर देन 270 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब फाई की वैल्यू मिनिमम जो हो सकती है, अगर पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस या जेड एक्स प्लेन पर, तो फाई की वैल्यू 0 होगी। और अगर फाई लाई करता है इस कोऑर्डिनेट में, तो मैक्सिमम वैल्यू जो फाई की हो सकती है वो 2 पाई एंगल हो सकती है। इसका मतलब फाई की रेंज 0 to 2 पाई होगी। इस तरीके से बेटा मेजरिंग डायरेक्शन यही वाली होगी। z की वैल्यू क्या हो सकती है, ये सिलेंडर अबव एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, बिलो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है। मतलब z का वेरिएशन -∞ टू +∞ में कुछ भी हो सकता है। p पॉइंट लाई कर सकता है अबव एक्स वाई प्लेन तो पॉजिटिव z हो जाएगा, p पॉइंट लाई कर सकता है बिलो एक्स वाई प्लेन तो इसकी वैल्यू z की निगेटिव हो सकती है। अब बात आती है, अगर ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है और यहाँ पर किसी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होना ही चाहिए। ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही रहेंगे, तो वो 3 यूनिट वेक्टर्स जो होंगे वो 3 डायमेंशंस के करस्पॉन्डिंग ही होंगे। तो नेचुरली वो 3 यूनिट वेक्टर्स जो होंगे वो ए रो, ए फाई और ए जेड होंगे। एक रो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, एक फाई डायरेक्शन का होगा और एक जेड डायरेक्शन। मुझे जेड डायरेक्शन तो समझ में आ गई बेटा, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा था। रो डायरेक्शन कौन सी होगी, जिसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए रो यूनिट वेक्टर। अब ए रो यूनिट वेक्टर कैसे होगा, नेचुरली अभी मैंने समझाया कि जेड पॉजिटिव जेड, अभी यही वाला एग्जांपल ले लेते हो, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो रेडियली आउटवर्ड आपकी रो लेंथ होती है। तो नेचुरली आपका ए रो डायरेक्शन भी कौन सा होगा, जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड, जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यूनिट वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में काम करते हैं, यूनिट वेक्टर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में वो करस्पॉन्डिंग डायमेंशन इंक्रीज हो रहा होता है। एरो वेक्टर यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में रो बढ़ रहा होगा। तो रो किस तरफ बढ़ रहा है, जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड बढ़ रहा है, तो यही डायरेक्शन रो की होगी। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो रो डायरेक्शन ये हो जाएगी एरो डायरेक्शन, पॉइंट यहाँ होगा तो एरो डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, पॉइंट यहाँ होगा तो एरो डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। मतलब रेडियली आउटवर्ड, पॉइंट चेंज होगा तो एरो डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि उसका रेडियल डायरेक्शन चेंज हो। रेडियस तो इनफाइनाइट होती है और सबकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब सेकेंड जो यूनिट वेक्टर है ए फाई यूनिट वेक्टर, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ए फाई यूनिट वेक्टर जो है वो फाई डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग है, और जिस डायरेक्शन में फाई बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा, पर परपेंडिकुलर टू एरो एक्ट करेगा। ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो ये तीनों कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही एक्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंगली अपने अपने डायमेंशन के बढ़ने वाली डायरेक्शन में काम करेंगे। एरो डायरेक्शन अगर ये वाली रेडियली आउटवर्ड, तो मैं पेन के अलोंग एरो डायरेक्शन बोल सकती हूँ, और ए फाई डायरेक्शन जो होगी वो फाई के बढ़ने की डायरेक्शन में, अभी बताया फाई ऐसे ही बढ़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे ही फाई बढ़ेगा। फाई के बढ़ने की डायरेक्शन अगर ये वाली है, एरो की डायरेक्शन ये वाली है और ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो नेचुरली आपका जो ए फाई होगा वो ये वाला होगा, इस तरफ एक्ट करेगा 90 डिग्री टू एरो, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैं पेन ले लेती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, ये डायरेक्शन ए फाई की होगी, ए फाई इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऑर्थोगोनल सिस्टम होने की वजह से ए रो से 90 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, तो ये आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ए फाई डायरेक्शन होगी। मेरे वही कॉन्सेप्ट्स की जो भी यूनिट वेक्टर आप ले रहे हो वो अपने करस्पॉन्डिंग डायमेंशन के बढ़ने की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। साथ में जेड डायरेक्शन तो वही है, तो ये आपकी एरो डायरेक्शन हो गई, ये आपकी ए फाई डायरेक्शन हो गई, तो जेड डायरेक्शन ये वाली हो गई। मैं राइट हैंड से समझा देती हूँ बेटा,
ये इस तरीके से, दिस इज जेड, दिस इज एरो एंड दिस इज ए फाई, एरो ए फाई एंड ए जेड। इस तरीके से ये तीनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल मैनर में एक्ट करेंगे। किस पर? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट मेरे पाम पर आप समझ सकते हैं, जहां से तीनों फिंगर स्टार्ट हो रही है। ठीक, एक चीज और बता दूं कि रो फाई जेड ही सीक्वेंस होता है, यही सीक्वेंस होता है, फाई रो जेड सीक्वेंस नहीं होता है। बात वही है, राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई होता है। कैसे? ए रो और ए फाई की ये दो डायरेक्शंस मैंने डिसाइड कर ली। रो के बढ़ने की डायरेक्शन में ये वाली है, रो के बढ़ने की फाई के बढ़ने की डायरेक्शन में ए फाई हो गया। तो नेचुरली जब मैं ए फाई को जब मैं ए रो को टर्न करूंगी ए फाई की तरफ, तो मेरा स्क्रू प्रोसीड होना चाहिए जेड डायरेक्शन में। ये मेरी ए फाई डायरेक्शन हो गई, ये मेरी ए रो डायरेक्शन हो गई। तो मैं जैसे ही ए रो को ए फाई की तरफ टर्न करती हूँ राइट हैंड से, तो मेरा स्क्रू प्रोसीड होना चाहिए जेड डायरेक्शन में, और वो फॉलो हो रहा है बेटा। तो इसी से हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ये भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है, वही सारी चीज़ें हैं बेटा। तो अभी मैंने समझा ए रो कौन सी डायरेक्शन है, ए फाई कौन सी डायरेक्शन है और ए जेड कौन सी डायरेक्शन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ए रो ए फाई ए जेड की डायरेक्शन को समझने के लिए हमें राइट हैंड स्क्रू रूल की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जेड फॉलो कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ए रो रेडियली आउटवर्ड और रेडियस के परपेंडिकुलर हमेशा टेंजेंट होती। तो ए फाई जो होगी वो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फाई कम हो रहा है। ये फाई के डिक्रीज होने की डायरेक्शन है, ये फाई के इंक्रीज होने की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव ए फाई जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो आसानी से हम लोकेट कर पाते ए रो ए फाई और ए जेड को। हमें बहुत ज़्यादा राइट हैंड स्क्रू रूल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सोचना पड़ेगा बेटा। वहाँ मैं बहुत एलोबरेट करके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तीनों यूनिट वेक्टर भी स्पेसिफाई हो गए, ये भी मालूम है ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ये भी पता है। यहाँ पर भी राइट हैंड स्क्रू रूल लगेगा टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ यूनिट वेक्टर। सपोर्टिव है राइट हैंड स्क्रू रूल। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आर वेक्टर को, तो आपको तीन यूनिट वेक्टर्स की मदद से उस आर वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो एक कंपोनेंट आर रो हो गया जो ए रो डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, आर फाई जो ए फाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, आर जेड जो जेड डायरेक्शन का होगा। इन तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स को जब मिलाएंगे तो कंप्लीट वेक्टर आपका आर बनेगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ लें। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वही फिर से डेफिनेशन की कोई भी पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर ले, जो ओ पी लाइन बनेगी वो आपकी पोजीशन वेक्टर होगी, वो पी का पोजीशन वेक्टर होगा। ओ पी लाइन क्या होगी? पी का पोजीशन वेक्टर होगा। इसी फिगर को मैं यहाँ पर प्लेन सिलेंडर हटा दिया है मैंने, सी पी क्यू ओ। अभी जो प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करी थी, वो रेक्टेंगुलर प्लेन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या जेड एक्स प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई। तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर प्लेन का डायगोनल जो होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा पी का। समझ में ही आ रहा है? पी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दूंगी तो नेचुरली इस रेक्टेंगुलर प्लेन का डायगोनल है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेन में इस डायगोनल को मैनेज करते हुए अगर इस ट्राइंगल को मैं लूँ ओ क्यू पी, तो नेचुरली अगर मुझे ये वेक्टर पता हो, ओ क्यू वेक्टर पता हो और फिर क्यू पी वेक्टर पता हो, तो मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन से थर्ड साइड ट्राइंगल की इन टर्म्स ऑफ इन टू वेक्टर्स आई कैन फाइंड आउट। तो ओपी वेक्टर जो बनेगा वो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर से ओपी वेक्टर बन जाएगा बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। ओ क्यू वेक्टर मतलब क्या हो गया? लेंथ इसकी कितनी हो गई? रो। रेडियस ऑफ द सिलेंडर ही है ये रो ही है बेटा। तो रो लेंथ हो गई और डायरेक्शन कौन सी? ए रो। तो ओ क्यू वेक्टर को मैं लेंथ और डायरेक्शन में कैसे लिख सकती हूँ? रो ए रो से। क्यू पी वेक्टर किसके बराबर होगा? हाइट इसकी जेड है और डायरेक्शन कौन सी है? ए जेड। तो क्यू पी वेक्टर को मैं जेड ए जेड से बता सकती हूँ। तो ओ पी वेक्टर ओ क्यू की जगह रो ए रो, क्यू पी की जगह जेड ए जेड। तो इस तरीके से मेरा ये ओ पी पोजिशन वेक्टर पी पॉइंट का डिफाइन हो गया। क्या डिफरेंस है? लास्ट वीडियो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में
मुझे P का पोजीशन वेक्टर XYZ और AXAYZ में बताना था, तो मुझे तीनों यूनिट वेक्टर्स की मदद लेनी पड़ी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए। पर यहाँ पर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर समझाना है तो मात्र 2 यूनिट वेक्टर से मेरा काम हो रहा है, मुझे A5 यूनिट वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो रो है और ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, तो ये A हो गया और OA आपकी लेंथ कितनी हो गई x। Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस पे, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया B, और OB लेंथ कितनी हो गई y। अब इस पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो रो है, XY प्लेन पर जो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल रो है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो OQ लेंथ होगी, ये OQ लेंथ की बात कर रही हूँ, वो हो जाएगी आपकी √x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो रो की वैल्यू आपकी होगी √x² + y², और z जो होगा वो z है। फाई लिखना यहाँ रह गया था, फाई जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ y/x होगा बेटा। इसी ट्राइंगल से आप समझ सकते हैं, ये आपका फाई एंगल है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपके परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ y/x जो डिफाइन करेगा वो फाई एंगल डिफाइन कर देगा। तो फाई जो होगा रो इतना होगा, फाई इतना होगा, और z के बराबर हो जाएगा। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ, रो फाई z मुझे मालूम है, तो XYZ कैसे निकाल सकती हूँ? तो ये मेरा रो है, ये मेरा x है, ये फाई एंगल है, तो रो का कंपोनेंट x के अलोंग लूँगी तो रो कॉस फाई हो जाएगा, रो कॉस फाई हो जाएगा, तो वो मेरा x डिफाइन हो जाएगा। तो x = रो कॉस फाई। इस ट्राइंगल पर भी हम निकाल सकते हैं, कॉस फाई रिलेट करता है x/रो को, तो नेचुरली वो हो जाएगा रो कॉस फाई। इस ट्राइंगल पर साइन 90, इस ट्राइंगल पर कॉस 90 - फाई, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। तो फिर से आप डिफाइन करके देखोगे तो y = रो साइन फाई, बहुत ईजी है बेटा। तो नेचुरली साइन फाई जो होगा वो y/रो होगा, तो नेचुरली y = रो साइन फाई हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, z = z है बेटा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दे रही हूँ इसमें, ये मैथ्स का ही पोर्शन है, आपको आता होगा। इस तरीके से मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को थॉरो समझा सकती हूँ, बेसिक से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक, जिसमें हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे XYZ में दिए हैं, तो मैं रो फाई z निकाल सकती हूँ, रो फाई और z निकाल सकती हूँ। और अगर P के कोऑर्डिनेट्स मुझे रो फाई z दिए हुए हैं, तो मैं x, y और z भी निकाल सकती हूँ। इस तरीके से ये वाइस वर्सा ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, बहुत आसान है बेटा। तो उम्मीद है आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे समझने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये तो मैंने बेसिक बताया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बैचमेट्स में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस ऑब्जर्व करके अपने इंजीनियरिंग और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। थैंक यू।